बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी और 6 माह हो गए हैं लगभग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। ख़ास तौर पे जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती। और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई है। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात करनी है। सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आएँ। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज डोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिस पे एतराज़ भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने, लेकिन वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे एक शर्त रखी गई है। एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी, लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एक कर्नल के बारे में वो कहते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और वो मुलाकातों को ऊपर से अहकामात लेकर या तो रोक देता है या करवा देता है, और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर बेंच ने कि मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीज़ें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर, वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पर यह शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाज़त दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की ज़रूरी नहीं है, या इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू ज़रूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं, सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या टीवी पर मुकालमा हो, सब कुछ मुमकिन है। यानी वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहना है या जो हमें बताना है वो आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जेल के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं पहुंचा रहे तो हम थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, हम किसी और जरिए से बता सकते हैं, हाँ सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बयान जारी कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जारी करता है। इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर सारी तफसीलात जारी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। उसके ऊपर कदगन नहीं लगाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, ये भी एक तरीका है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे। उन्होंने ये कहा बहनों पर कदगन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जो बहनें जाके उनको मुलाकात करेंगी वो बाहर आकर बात कर सकती हैं, अपने भाई के बारे में बता सकती हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज़ है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए सियासतदान सियासी बात करेगा ना, आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहाँ पे अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहाँ खड़े होकर बात करते थे, जहाँ दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहाँ तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं।
सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हैरान कुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है, और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है, वो अपनी पार्टी को अहकामात दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है, और बाहर आकर जो वो अहकामात लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें ये किसी टीवी चैनल पे बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है। भाई एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नज़र है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है, वो बात करता है बाहर आके बताएं ना। बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पे भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पे जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। जस्टिस सरफराज टोगर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं लेकिन उन्होंने कहा इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर पजूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा ना तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरखास्त डाल देगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब को ये हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना है और किसने नहीं मिलना। नाजरीन, जो अहमद नूरानी साहब के भाइयों वाला केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ पे बड़ी मायूसी का इजहार किया आज वकला ने और सहाफ़ियों ने कि अदालत ने इंसाफ नहीं दिया, यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस हवाले से कुछ तफसीलात जो रिपोर्ट हुई वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आईजी को बुलाया जी, और वो भी 2 दिन के बाद, यानी 26 तारीख को आईजी साहब पेश हो जाए ये कहा गया है, और 2 दिन के बाद जनाब आईजी साहब आ जाएं। अहमद नूरानी साहब की जो वालिदा है वो बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। वो कह रही जी मैं कई दिन से सो नहीं पाई, ये पाकिस्तान है या फौजिस्तान है, हम 35-35 साल में बच्चों को, 38 साल में बच्चों को पाल कर बड़ा किया, और कोई आता है और 1 मिनट में हमारे बच्चे छीन कर ले जाता है। पाकिस्तान में दरिंदे रह रहे हैं, बच्चों की वजह से 3 दिन मजीद और हो गए, मैं सो नहीं पाई। उनकी वालिदा बात करते हुए रो पड़ी, वो वहाँ जज के सामने भी रो पड़ी, लेकिन इंसाफ उन्हें क्या मिला कि आईजी को तलब कर दिया गया 2 दिन के बाद। हालांकि वहाँ पे ईमान मजारी साहिबा जो वकील हैं वो बार बार ये कहती रही कि जनाब आप आईजी को तलब आज कर लें, आप आईजी को कल के लिए तलब कर लें, लेकिन अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया और आईजी को बुलवाया है। इस मामले में भी कोई इंसाफ हो नहीं रहा। अहमद नूरानी के भाइयों को लापता हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और वजह बनी वो स्टोरी जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से की है। अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी की थी कि आर्मी चीफ के जो करीबी लोग हैं वो नवाजे गए हैं, खास तौर पे एक हाजरा सुहेल साहिबा है, उनके बारे में स्टोरी की थी। बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि हाजरा सुहेल को इतनी तरक्की कैसे मिली, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि ये किस तरह इतनी आगे बढ़ गई, किस तरह रूल्स को क्या फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया, या तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती। जुनैद अकबर साहब ये कर सकते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ये नहीं कर रहे। खामोशी है उनकी तरफ से भी, उनको ये करना चाहिए। तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के बाद जो मलबा है वो उनकी फैमिली के ऊपर गिरा और उनके भाइयों को जबरी तौर पे लापता किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मोतीउल्लाह जान साहब हैं, बाकी कुछ और सहाफ़ी हैं, असद तूर है, जितने सहाफ़ी वहाँ पे दूसरे मौजूद हैं, सराब बरकत साहब हैं, ये सब इसके ऊपर काम कर रहे थे और सब ने वहाँ पे आवाज़ उठाई है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो अहमद नूरानी साहब के बहुत करीब थे, इनके बारे में मोतीउल्लाह जान साहब ने और दीगर दोस्तों ने ये कहा कि वो गए, बल्कि उनकी वालदा ने यह बताया, अहमद नूरानी की वालदा ने, कि जो अहमद नूरानी के दोस्त हैं, कुछ सहाफ़ी जो उनके साथ काम करते रहे हैं, वो मेरे पास आए और मुझे आकर उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी को आप मना करें कि वो इस तरह की स्टोरीज ना करे या इस तरह की जर्नलिज्म ना करे जो वो कर रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो खुद भी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का लिबादा उड़े हुए हैं वो सहाफ़ी, लेकिन वो जाके उनकी वालदा को कह रहे हैं कि उनको मना करें
کہ وہ اس قسم کی جرنلزم نہ کریں. تو ان کی والدہ نے کہا جا کے خود اس کو سمجھا لو, تمہارا دوست ہے, میرے بچے بازیاب کرواؤ. انہوں نے جج صاحب سے پوچھا کہ جی میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا, ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پولیس پر ہوگی, اس عدالت پہ ذمہ داری ہوگی, کس پر ہوگی؟ اس کی والدہ وہاں پہ روتی رہی ہیں, بہت پریشان تھیں وہ, میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ماں کو یہ تکلیف نہ دکھائے. ہماری مائیں یہ تکلیف اب دیکھ رہی ہیں, بلوچ مائیں یا قبائلی علاقوں میں جو ہماری مائیں ہیں وہ یہ تکالیف گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہی ہیں. ان کے پیارے لاپتہ کر دیے جاتے ہیں, سالوں کے بعد ان کی لاشیں پھینک دی جاتی ہیں, اور یہ لگاتار سلسلہ جاری ہے. آج مارنگ بلوچ ایسی کیوں ہے؟ اس کو بھی اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے, اس کو بھی سزا دی جا رہی ہے ناکردہ گناہوں کی. وہ تو صرف آواز اٹھانے کا کام کر رہی ہے. دہشت گردوں کو پکڑیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. جو لوگ جمہوری طریقے سے اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں, یا وہ لوگ انسانی حقوق کے لیے نکل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جبری طور پہ گمشدگیاں بند کی جائیں, ظلم اور بربریت ختم کیا جائے, جن کے مطالبات جائز ہیں ان کے ساتھ تو بات کرنی چاہیے. انہیں اٹھا کر جیلوں میں ڈالنے سے آپ یہ کریں گے کہ مزید لوگوں کے ہاتھوں میں آپ ہتھیار پکڑا دیں گے. ریاست کیا ایسے ڈیل کرتی ہے معاملات سے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. ناظرین, سوراب برکت صاحب ہمارے بڑے اچھے ینگ جرنلسٹ ہیں, بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, ان کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہیں, اور رول آف لاء کے لیے, جمہوریت کے لیے اور آزادی اظہار رائے کے لیے انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے, انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. سیاست ڈاٹ پی کے سے ان کا تعلق ہے, تو سیاست ڈاٹ پی کے کو ویسے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو سب سے فرنٹ پہ ہیں وہ سوراب برکت صاحب ہیں, ان کو بھی اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایف آئی اے نے ان کو نوٹس دے کر بلوایا تھا. ہم سب کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کو خدا نخواستہ گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی. تو سعد رسول صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے ان کا مقدمہ اٹھایا, ہائی کورٹ کے اندر رٹ کی گئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ہفتے تک کے لیے ایف آئی اے کو منع کر دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی, اور انہوں نے فری کین سے جواب طلب کر لیا. اب کیا لے کر جائیں گے؟ سوراب برکت نے ایسا کیا کیا؟ وہ سچ بولتا ہے اس لیے آپ کو برا لگتا ہے, یا وہ جو بات کہتا ہے وہ اختلاف رائے کے زمرے میں آتا ہے, یا وہ جو بات کہتا ہے وہ اس وقت ریاست کو یا جو موجودہ رجیم ہے جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ کو نہیں سوٹ کرتا بھائی تو برداشت کریں. یہی ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے, آزادی اظہار رائے ہوتا ہے. آپ کسی کی رائے کو کچل دیں, یا کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو قتل کر دیں, یا جبری طور پہ لاپتہ کر دیں, یا کسی کو آپ گرفتار کر لیں, یا کسی کو آپ ذلت اور رسوائی میں ڈال دیں, تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, اور پوری دنیا میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. لیکن پاکستان ایسا لگتا ہے آج سے 1-2 صدیاں پیچھے جی رہا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ناظرین, عالیہ حمزہ صاحبہ نے کامیاب شو کیا ہے پنجاب میں, یہ اب سب مان رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے پنجاب کے حوالے سے, اور یہ بڑی محنت کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں تمام اضلاع میں ہم نے ریلیاں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں نے غفلت برتی ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا جی ہماری 8 فروری وزیر اعظم عمران خان رمضان پروگرامز کے 15 دن اور اب 23 مارچ کی پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کی تنظیمی عہدیدار, ہر منتخب ایم این اے اور ایم پی اے, ٹکٹ ہولڈرز, سینیٹرز, خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں والوں کی رپورٹیں ہم نے تیار کر لی ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کی رپورٹیں تیار کی ہیں, کس نے کیا کیا اور کس نے نہیں کیا. 8 فروری کے حوالے سے ہماری جو کال تھی اس پہ کیا ہوا, جو رمضان کے اندر ہمارے پروگرامز تھے 15 دن کے لیے ان میں کیا ہوا, اور 23 مارچ میں جن لوگوں کی جو ڈیوٹیاں لگائیں انہوں نے کیا کیا. وہ کہہ رہی ہے میں بصد احترام آپ سب سے مخاطب ہوں, جو وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس تحریک سے خود الگ ہو جائے, ہمیں کوئی گلہ نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی میں جوان قیادت موجود ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے لیے جان دے سکتی ہے. انہیں آگے آنے کا موقع دیں. میرے پاکستانیوں اور پی ٹی آئی کے غیور کارکنوں, ہماری کال لیڈرشپ کے لیے نہیں ہوتی, عام عوام اور پاکستان ہمارا مطمع نظر ہے. آپ پی ٹی آئی کے اصل لیڈر اور وزیر اعظم خان کے حقیقی وارث ہیں. اس تحریک میں آپ کا لہو شامل ہے. ایجنڈا ایک ہے, وزیر اعظم عمران خان کی رہائی. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک دفعہ پھر تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو جو لوگ جان بوجھ کے گرفتار ہو جاتے ہیں, یا جو لوگ چھاپے چھپے پڑوا کے غائب ہو جاتے ہیں. پولیس کو تھوڑے پیسے دے دیے, انہیں کہا جی 1.5 دے چھاپا مار دو. پولیس والے آ جاتے ہیں 2-4 ڈالے لے کر, چھاپا مارتے ہیں, سیل کروا لیتے ہیں. تو ایک ڈرامہ سا کریٹ کر لیتے ہیں یہ لوگ.
ان کے اوپر کوئی फस्तायत और सख्ती नहीं होती। ये लोग पुलिस के सामने लगे फिरते हैं, वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि ये लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें, अगर ये इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने घर जाएं, हम आपसे गिला शिकवा नहीं करेंगे, नौजवान क़यादत को आगे आने दें, वो अपना खून भी दे सकती है। तो ये उन्होंने अब पैगाम दिया है आलिया हमजा साहिबा ने। नादरीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जवाब दिया राणा सनाउल्लाह साहब के इस बयान पर कि इमरान खान साहब सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। साहबजादा हामिद रज़ा ये कह रहे हैं कि किस चीज़ की माफ़ी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो माफ़ी नहीं मांग सकते। और ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेगा या कोई डील कर लेगा तो ये अब नामुमकिन है, इमरान खान ऐसा नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात से मायूस हो गई है कि इमरान खान कोई माफ़ी मांगे या इमरान खान कोई डील कर दें। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल गया है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई रास्ता तो निकाल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कोई इज्जत का रास्ता तो दे सकते हैं कि जनाब इस तरीके से आप इस में से निकल जाएं और सियासत में से अपने आप को बाहर निकाल लें। लेकिन इमरान खान साहब ना तो कोई डील करेंगे, ना कोई माफ़ी मांगेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला तय करके अपनी सियासत ख़राब करेंगे या इस तहरीक को जो है वो डेड कर देंगे। इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्या नवाज शरीफ ने अजमल कसाब, कारगिल पर फौज की पीठ में छुरा घोंपने, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराने और नून लीग की फौज के खिलाफ हर्जा सराई पर माफ़ी मांगी, डॉन लीग भी था। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने राणा सनाउल्लाह को कहा कि जनाब माफिया तो तुसी भी नहीं मंगियां, आपने तो सीधी सीधी डील की थी, वो तो बंद कमरों के अंदर आपने माफ़ी मांगी थी, इमरान खान वो भी नहीं मांग रहा। तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने यहाँ पे जवाब दिया है राणा सनाउल्लाह साहब को। एक बात की है बिलावल जरदारी ने। अब बिलावल जरदारी ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले वो बात आपको मैं सुनाता हूँ, फिर एक हकीकत मैं आपको बताता हूँ, और ये वो हकीकत है जो मिट नहीं सकती, मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। बिलावल ने कहा कि भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। बिलावल का कहना है भुट्टो आज भी गड़ी खुदा बख्श से राज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में राज वो कर रहे हैं जिन्होंने भुट्टो को शहीद किया था, और आज आप उनकी गोद में बैठे हैं। आपके एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में जूता है, और सामने आपके पॉलिश पड़ी हुई है, और आप धड़ाधड़ उनकी गोद में बैठ के पॉलिश कर रहे हैं। तो बिलावल साहब, राज आज भी उनका है जिन्होंने भुट्टो को कत्ल किया था, भुट्टो को शहीद किया था, और आज आप उनके राज में उनके सहूलतकार हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं है। मैं नादरीन आपको एक खबर सुनाता हूं, और ये खबर जनाब बहुत पुरानी है, बिल्कुल नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी खबर है। देखिए जी खबर क्या कह रही है। ये 17/3/1962 का अखबार है, यानी 17 मार्च 1962, और ये अखबार लिखता है कि नाक़िस जमहूरियत से डिक्टेटरशिप बेहतर है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐलान है। अंदाज़ा कीजिए आप। उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सदारती तर्ज़ हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाए, पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, यानी भुट्टो पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश कर रहा है और सदर अयूब और डिक्टेटरशिप की सपोर्ट कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि नाक़िस जमहूरियत से डिक्टेटरशिप बेहतर है। अब मुझे ये बताएं कि ये है भुट्टो का हकीकत। यहां से भुट्टो ने अपनी सियासत शुरू की। ऐसा घटिया जुर्म तो इमरान खान ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। इमरान खान ने एक वक्त में कंप्रोमाइज किया और कुछ हद तक कंप्रोमाइज किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो इमरान खान ने कहा जी मैं नहीं कंप्रोमाइज करता, उसने हुकूमत अपनी गिरा दी। ये इमरान खान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लंबे अरसे तक कंप्रोमाइज किया, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया, पार्लिमानी जमहूरियत को नाकाम करार दिया, और नाक़िस जमहूरियत से डिक्टेटरशिप बेहतर है, ये नारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया और अखबारात के अंदर ये खबर छपी। अंदाजा कीजिए आप। लेकिन भुट्टो ने अपने दाग को, ये जो दाग भुट्टो के दामन पे लगे हुए हैं, भुट्टो ने इन दागों को अपने खून से धोया है। इसीलिए पाकिस्तानी आज भुट्टो की इज्जत करते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हर लीडर इस दाग को अपने खून से धोए? क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान को फांसी चढ़ाया जाए तब आपको यकीन आएगा कि वो अब एक नजरियाती इंसान बन गया है? आप उसको दूसरा मौका कभी नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने इस कौम को बार बार धोखा दिया, लेकिन हमारे बहुत सारे जो दानिश्वर हैं वो ठंडी बेशर्मी के साथ ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ तो सियासत कर रहा है और ये सियासी हिकमत अमली है। भाई आध दर्जन मरतबा उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक खड़ी करके इनकलाबी बन के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हमेशा डील कर ली। तो वो नवाज शरीफ सियासत कर रहा है,
اور عمران خان جس سے ایک مرتبہ کمپرومائز ہو گیا اور اس پہ اس نے خود کہا کہ مجھے پچھتاوا ہے اور یہ غلط ہو گیا میرے سے، اور اس پچھتاوے کی وجہ سے اس نے اپنی حکومت بھی گرا دی، اس شخص کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 سال سے مار کھا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشکل جیل عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ ناظرین، شیر افضل مروت صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ مروت صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں صرف جوتے چاٹنے والا قابل قبول ہے، یعنی عمران خان صاحب نے وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو جوتے چاٹنے والے ہیں۔ میری خان سے ہمیشہ تو تکار رہتی ہے، حلفن کہتا ہوں، بیرسٹر گور سے پوچھ لیں، میں نے خان سے کہا خدا کے لیے کسی ایک فیصلے پر تو ڈٹ جائیں، آج ایک فیصلہ کر کے قوم کو سناتے ہیں، پرسوں بدل لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پہ اب آہستہ آہستہ شیر افضل مروت صاحب نے تنقید شروع کر دی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ اگر شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے واپس نہ لیا تو آپ بہت کچھ اور ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کو ان کے دوستوں نے خاموشی کا مشورہ دیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی بس ہو گئی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اب وہ اور انتظار نہیں کر سکتے۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی خوفناک حقیقت بتائی ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے ان کو ابھی اریسٹ کیا ہوا ہے اور جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پورے بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے، بلوچستان کے بیشتر علاقے بند ہیں اور ایک پہیا جام ہڑتال کی صورتحال ہے۔ کوئٹہ میں کچھ حد تک حکومت نے کنٹرول کیا ہے، باقی جگہوں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ایسے میں فضل الرحمان صاحب کا بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ اکثریت علاقہ اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میری اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ہمیں حقیقت پسندی سے اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ فضل الرحمان آج یہ بات سب کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہلے بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تھا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ضد اور انا کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں، اگر یہ ملک اس طرف جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ اس سے پہلے پورے پاکستان کو جاگنا پڑے گا، سارے سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔